हाँ जी, अब आगे बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी डेफिनेशन है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो टर्म डाइवर्सिफिकेशन है उसका एक्चुअली क्या मतलब है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली डाइवर्ट करना या शिफ्ट करना। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब शिफ्ट करना या डाइवर्ट करना या चेंज करना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वर्क फोर्स एंगेज्ड है उसको डाइवर्ट करना या शिफ्ट करना नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की तरफ, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। देखिए, टॉपिक इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो डाइवर्सिफिकेशन टर्म का क्या मतलब है? शिफ्ट, किसकी शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को शिफ्ट करना है कहां से कहां सर? एग्रीकल्चर सेक्टर से, फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है जी, वर्कफोर्स को हम एग्रीकल्चर सेक्टर से कहां शिफ्ट करना चाह रहे हैं? नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड एरियाज हैं, अदर अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बेसिकली जब आप एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स इंगेज है उसको आप शिफ्ट करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी एक्टिविटीज हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं उसके अंदर, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो सर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने की जरूरत क्या है? क्यों वर्कफोर्स को हम एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट करना चाह रहे हैं? यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो कोर फार्मिंग एरिया है आपका, किसानी, खेती, हम वहां से शिफ्ट करके कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं वर्कफोर्स को, कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर या अदर अलाइड एक्टिविटी। तो इसकी जरूरत क्यों है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कहाँ करना है? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? जैसे डेयरिंग है, ये नॉन एग्रीकल्चर, फिशरीज, फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या हॉर्टिकल्चर है, या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री, ये भी हो सकती है। दीज आर ऑल नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कोर फार्मिंग से इनका रिलेशन नहीं है। ठीक है, अदर अलाइड एक्टिविटीज, जैसे अलाइड एक्टिविटीज में आती है जी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चरल आउटपुट को जो प्रोसेस करती है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फिर लेदर इंडस्ट्री, ये सब जो है। अच्छा, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं एटसेट्रा। ये सब है फार्मिंग के अलावा बाकी एरिया जहां पे हम वर्कफोर्स को डाइवर्ट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू दी अलाइड एरियाज, अलाइड एक्टिविटीज और द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये तो हो गया सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मीनिंग। जरूरत बताओ ना, जरूरत क्यों है? क्यों है जरूरत? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे अभी भी जो रूरल एरिया में आप जब जाके देखते हैं तो रूरल एरिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर को ही एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉलो करती है ना। मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज इंगेज इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कोर फार्मिंग एरिया जो है ना आपका, उसमें इंगेज है। अच्छा, कोर फार्मिंग एरिया में अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंगेज है, इसका मतलब वो इनकम के लिए फार्मिंग को ही सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए, दिक्कत क्या है इसमें? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अकेला जो फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो
जितना बड़ा हमारा रूरल एरिया है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो फार्मिंग एरिया है, वो अकेले एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकता। समझ रहे बात? तो जो भी वर्कफोर्स बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वर्कफोर्स, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस ढूंढने की, तो वो बड़ा मुश्किल है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, नंबर 1। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि जो वर्क फोर्स उसको डाइवर्ट किया जाए, वो सिर्फ फार्मिंग सेक्टर को ही एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कंसिडर ना करें, वो दूसरे और भी एक्टिविटीज हैं, और भी सेक्टर हैं, वहां पे अपना लाइवलीहुड ऑप्शन अर्न करें या ढूंढें। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन, एक तो रीजन ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन के कि सर अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकता। सेकेंडली, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप अगर देखोगे ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा रिस्की भी है एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन दी वेदर कंडीशन। मौसम अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अच्छा है, वेदर कंडीशन फेवरेबल रही, तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो किसान जो है ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाएगा, समझ रहे, अपनी नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन मौसम की कोई गारंटी तो है नहीं, वेदर कंडीशन जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है। अनफेवरेबल हो गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आपका प्रोड्यूस कम हुआ, आउटपुट आपने कम किया, आउटपुट कम हुआ तो उससे डायरेक्टली आपकी इनकम अफेक्ट होगी, इनकम अफेक्ट होगी तो भाई आपकी नेसेसिटीज फुलफिलमेंट में आपको दिक्कत होगी, बात समझ रहे हैं, वो पॉवर्टी को अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली एग्रीकल्चर को एज अ सोर्स ऑफ, एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देखना थोड़ा सा रिस्की भी है, समझ रहे हैं, रिस्की है क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कभी आउटपुट ज़्यादा हो सकता है, कभी आउटपुट कम हो सकता है, तो कभी आपकी हालत अच्छी हो सकती है, कभी ख़राब हो सकती है, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फार्मिंग को छोड़ के या फार्मिंग के अलावा और सेक्टर क्रिएट किए जाएं और एरियाज डेवलप किए जाएं, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके, ताकि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन क्रिएट हो सके। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, हमें ये भी क्लियर हो गया कि इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, ठीक, हाँ जी, देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसमें लिखा है, इट रिफर्स टू शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू दी अदर अलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। मैंने बता दिया आपको ये कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्कफोर्स को शिफ्ट करके अदर अलाइड एक्टिविटीज में इंगेज करते हैं या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, उसे हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, आगे लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एज मोर सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस आर नीडेड। क्लियर है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें रूरल एरिया में सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन की जरूरत है, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन तभी क्रिएट हो पाएगा जब वर्कफोर्स को हम दूसरे अलग अलग सेक्टर में डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस आर नीडेड cause depending exclusively on farming as a means of livelihood can be risky, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मिंग पर डिपेंडेंट है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, तो दैट कैन बी समटाइम्स रिस्की फॉर यू, क्योंकि फार्मिंग का जो स्टेटस है, जो कंडीशन है, वो चेंज हो सकती है। इस साल आपकी फसल अच्छी हुई तो आपको इनकम अच्छी होगी, अगले साल अगर अनफेवरेबल वेदर कंडीशन रही तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आगे। अब एग्जाम में कई दफा आपसे ये पूछा जाता है कि सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट क्यों करना चाहिए, हमें इसको फेवर क्यों करना चाहिए, वाई देयर इज अ नीड, वाई इट शुड बी प्रमोटेड इन द रूरल एरिया। समझ रहे हैं बात, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को क्यों प्रमोट करना चाहिए। तो एक बेसिक रीजन तो हमें पता है सर, मोटा मोटा कि डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन क्रिएट हो सके, ताकि जो रिस्क है रूरल एरिया में रहने वालों का वो मिनिमाइज कर सके हम, ये ऑब्वियस है। लेकिन इसके अलावा हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी प्रमोट करना चाहिए क्योंकि जब एग्रीकल्चर सेक्टर को डाइवर्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को डाइवर्ट किया जाएगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट होगी मार्केट में, मतलब रूरल एरिया में ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। जब अलग अलग सेक्टर आप डेवलप करोगे तो इट विल एब्जॉर्ब मोर पॉपुलेशन, इट विल प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अच्छा, जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा तो जाहिर है
इनकम जनरेशन भी होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इस वजह से भी करना चाहिए हमें, उसको प्रमोट इसलिए भी करना चाहते हैं हम क्योंकि इट एनेबल्स द रूरल पीपल टू अर्न हायर इनकम। और बहुत ऑब्वियस है कि जब लोग एम्प्लॉयड होंगे, इनकम ज़्यादा अर्न करेंगे, तो वो अपनी नेसेसिटीज इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। इवेंचुअली क्या होगा, पॉवर्टी ओवरकम कर पाएंगे वो। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं रूरल एरिया में, इनकम अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, पॉवर्टी एलिविएट करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को फेवर करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। समझ आ गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी, डाइवर्सिफिकेशन कितने तरह की होती है। देखो, डाइवर्सिफिकेशन को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और एक होती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मैं बता देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब यह है कि सपोज कोई फार्मर है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन करता है सपोज। अब क्योंकि वो एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट है, एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन, जैसे अगर प्याज का सीजन चल रहा है तो वो प्याज प्रोड्यूस कर रहा है, पोटैटो का सीजन आता है तो वो पोटैटो का प्रोडक्शन करता है। एंड सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीजन में अगर वो एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन करता है तो आप समझ सकते हैं उसकी लाइफ ना कितने ज्यादा रिस्क में है। समझ रहे हैं बात? अगर उसके पास वो अगर एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो बहुत सारे इश्यूज है, वो कम लोगों को रोजगार दे पाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट हो पाएंगी सिंगल क्रॉपिंग पे अगर है वो। दूसरी चीज के एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, वो खुद भी इनकम कम जनरेट कर पाएगा, ठीक है, अपनी नेसेसिटी सेटिस्फाई करने में उसको दिक्कत होंगी, तो पॉवर्टी का भी एक डर बना रहेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फार्मर्स से ये कहते हैं कि सर आप एक काम करें, आप सिर्फ एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन ना करें, आप अपने फार्मिंग के तरीके को थोड़ा सा बदलें, आप सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएं। समझ रहे हैं? सिंगल क्रॉपिंग का मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में आप एक चीज का प्रोडक्शन करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए आप उसको एनकरेज करेंगे, इसका मतलब है कि आप उसको कह रहे हैं कि आप एक सीजन में 2, 4, 5 क्रॉप का प्रोडक्शन करें ताकि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन आपके लिए क्रिएट हो पाए। मतलब एक की अगर फसल अच्छी नहीं भी होती है, एक का आउटपुट कम भी होता है, तो बाकी चीजें, बाकी क्रॉप जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शायद उसकी कमी को कॉम्पनसेट कर देंगे। समझ आ रही बात? तो जब आप किसान से ये कहते हैं कि वो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम छोड़ के मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे शिफ्ट हो जाए ताकि उसकी लाइफ बेहतर हो जाए, वो इनकम ज्यादा जनरेट कर पाए, वो ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाए, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाए, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसमें नोट करो, हम उससे जो कोर फार्मिंग एक्टिविटी है ना उसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम उससे कह रहे हैं कि आप फार्मिंग करना चाहते हैं फार्मिंग करें। आप बेसिकली जो टेक्निक ऑफ फार्मिंग है, जो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम आप फॉलो करते हैं, उसको छोड़ के आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे आए ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो पाए, ताकि रूरल एरिया में ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल पाए। समझ रहे हैं बात? तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका है, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें लाइन ऑफ बिजनेस चेंज नहीं हो रही है, बिजनेस सेम है, फार्मिंग हम कर रहे हैं लेकिन फार्मिंग का तरीका बदल रहे हैं, क्रॉप सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए यहां पे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब है कि आप कंप्लीट चेंज कर रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस में। आप फार्मर से कहते हैं कि भाई आप सिर्फ फार्मिंग मत करें, आप फार्मिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में भी अपने आप को एंगेज करें। आप जो है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स को ट्रांसफर करें, शिफ्ट करें। तो अगर आप कंप्लीट चेंज इन लाइन ऑफ बिजनेस करते हैं ना, प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही चेंज कर देते हैं, फार्मिंग छोड़ के आप एनिमल, या फार्मिंग के साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री पे शिफ्ट हो गए, आप हॉर्टिकल्चर भी करने लगे, आप एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज कर रहे हैं, ठीक है, या आईटी सेक्टर में आपने वर्कफोर्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, इस तरह के शिफ्ट को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। समझ रहे हैं पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फार्मिंग में ही है, आप बस टेक्निक ऑफ फार्मिंग चेंज कर रहे हैं, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग पे आ रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है कि आप फार्मिंग को छोड़ के या फार्मिंग के साथ साथ आप दूसरी एक्टिविटी में वर्कफोर्स को एंगेज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। इट कैन बी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, या आपका हॉर्टिकल्चर, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, उसे हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कहेंगे। देखें जरा क्या लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू दी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम।
और यहाँ लिखा है इट इन्वॉल्व्स शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू दी अदर अलाइड एक्टिविटीज और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। समझ आ गया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एक बार फिर से देख लें, मैंने अभी तक आपको बताया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मतलब शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू दी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन क्रिएट कर सकें, हम ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, फिर बताया इसको प्रमोट क्यों करना चाहिए, 3 पॉइंट्स हैं उसके। डाइवर्सिफिकेशन कितने तरह की होती है इस बारे में बात करें। ठीक है जी।